नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बलौदाबाजार के लवन थाना क्षेत्र के भालूकोना गांव में साइको सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और उनकी टीम ने एक विशेष और सूक्ष्म जांच की। आरोपी तेजराम उर्फ कोंदा, जो मूक बधिर था, 2020 और 2023 में 2 महिलाओं की हत्या की थी। एसपी विजय अग्रवाल की टीम ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से आरोपी से पूछताछ की, क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकता। पहली हत्या 2020 में हुई, जब अनुपम बाई नामक महिला का शव पेड़ से लटका पाया गया। 2023 में दूसरी हत्या में गौरी बाई का शव मंदिर के पास पाया गया। दोनों घटनाओं में महिलाओं के सिर पर गंभीर चोटें थी। विजय अग्रवाल और उनकी टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें संदेह तेजराम पर गया। इससे पहले वो तीसरी महिला, जो आरोपी के निशाने पर थी, हत्या कर पता एसपी विजय अग्रवाल ने साइन लैंग्वेज के माध्यम से उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की और उसने दोनों हत्याओं की बात कबूल कर ली। एसपी विजय अग्रवाल ने इस विषय पर खास बातचीत की हमारे चैनल हेड आलोक मिश्रा से। बलौदाबाजार के लवन थाना क्षेत्र में भालूकोना गांव में साइको सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और उनकी टीम ने बहुत गहन और सूक्ष्मता से जांच की है। हम आपको बता दें कि एक विशेष टीम और एक विशेष तकनीक की वजह से ही दो महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर, जो कि गूंगा और बहरा दोनों था, सन 2020 में उसने पहली महिला की हत्या की, सन 2023 में उसने दूसरी महिला की हत्या की। हम आपको बता दें कि महिलाओं की हत्या करने वाला यह साइको किलर पर किसी का भी शक और ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि वह गूंगा और बहरा था। लेकिन कानून के नज़र से कोई बच नहीं पाता, ये कहते हैं। उसी तरह से पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार के विजय अग्रवाल जी इस केस की तह तक जाने की जब ठान लिए, तो उन्होंने किस तरीके से इस साइको किलर को पकड़ा और उनकी क्या टेक्निक थी, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। किस तरह से साइको किलर की तरफ आपका ध्यान गया? देखिए, जब मैंने बलौदाबाजार ज्वाइन किया था, उसके बाद से जो पुराने मर्डर के मामले थे, जो अनसुलझे थे, जो ब्लाइंड मर्डर के मामले थे, उनकी समीक्षा की गई और समीक्षा के दौरान ही थाना लवन के ये 2 मर्डर प्रकाश में आए थे। और ये इसलिए दिमाग को स्ट्राइक कर रहे थे कि दोनों मर्डर एक ही गांव के थे और लगभग एक ही उम्र की 2 महिलाओं का मर्डर हुआ था। उनके मोडस ऑपरेंडी का तरीका भी एक ही था। वहाँ नए एसडीओपी की पोस्टिंग हुई, कौशल किशोर वासनिक, और थाना प्रभारी पराग बंजारा वहाँ थे। और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीओपी कसडोल, थाना प्रभारी पराग, उसके अलावा साइबर सेल की टीम थी और एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में उस टीम ने काफ़ी गहनता से उसने काम किया। और सर्वप्रथम हम लोगों ने ध्यान उस पर दिया कि आरोपी की मोडस ऑपरेंडी क्या है। और हर घटनाक्रम के बाद जो उस समय टीम बनी थी, उनके जो पुलिस के सदस्य थे, उनसे भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की गई कि उस समय उन्होंने किस तरह से विवेचना की थी, किन किन लोगों से पूछताछ की थी और उनके क्या निष्कर्ष थे। इन सभी के आधार पे जो नतीजे आए, उसका विश्लेषण किया गया और 2-3 चीज़ें समझ में आई कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल है, वह व्यक्ति मृतकों की गतिविधियों से बहुत अच्छा परिचित है। जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसपास पड़े हुए पत्थर या फिर साड़ी, इन सब का प्रयोग करके उसने किया है। अब बाहर से कोई हथियार ला के उसने नहीं किया है। तीसरा, जिस व्यक्ति ने भी ये घटनाक्रम किया है, वो मृतक का बहुत अच्छा परिचित था और इसी वजह से संघर्ष के निशान बहुत कम मिल रहे थे। तो इन चीज़ों को लेके सूचना तंत्र को डेवलप किया गया। वहाँ के जो पटेल हैं, चौकीदार हैं, आसपास के गांव के, उनकी मदद ली गई। गांव में कुछ ऐसे सिपाहियों को तैनात किया गया जो उस गांव के आसपास के रहने वाले थे, ताकि गांव के अंदर की जो जानकारी है वो हासिल की जा सके। उसके बाद फिर जब चीज़ें थोड़ी सी संकेत मिलने लगे थे, तो फिर साइकोलॉजिस्ट से बात किया गया, साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों से भी बातचीत किया गया। इन सब विवेचना के दौरान एक खास बात आई कि जो आरोपी था, वो पुलिस की हर गतिविधि पे नज़र रख रहा था और जिस गवाह को पुलिस टच कर रही थी, ये उसके पास जाके उसका फीडबैक लेने की कोशिश करता था। तो ये एक अलग से स्ट्राइकिंग फैक्टर था
कि ये व्यक्ति क्यों बार बार पुलिस की गतिविधियों पर नज़र रख रहा है और पुलिस अधिकारियों के जाने के तुरंत बाद गवाह से या उस स्पॉट पे क्यों विजिट कर रहा है। फिर उस पर ध्यान केंद्रित किए, उसके बारे में साक्ष्य एकत्र किए। अंततः जब ये कंफर्म हो गया कि यही व्यक्ति घटना कर सकता है तो उसको हिरासत में लिया गया। साथ ही साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ और गांव में उस साइन लैंग्वेज को जानने वाले जो उसके परिचित थे उनकी मदद ली गई और उसने जब एक बार बोलना शुरू किया तो दोनों ही घटना का पूरा विवरण उसने दिया। जिस जगह पे घटना पहली बार हुई थी उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक, और दूसरी घटना जहाँ पे हुई थी सभी जगह वो स्पॉट पे ले गया। किस तरह से घटना किया था उसका पूरा उसने एक रिक्रिएशन करके दिया। साथ ही जिस हथियार से, जिस पत्थर से उसने हत्या की थी वो पत्थर कहाँ पे फेंका था, एग्जैक्ट जगह बताया और फिर उसको गांव की गोताखोरों की मदद से पत्थर को रिकवर भी किया। सर, चूंकि साइको किलर गूंगा और बहरा था तो आपको इस किलर को पकड़ने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, ये चुनौती भी था और अवसर भी था, क्योंकि इनकी भाषा को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों की मदद ली गई। और दूसरा अवसर इसलिए था क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम वो किया था ऐसा प्रतीत होता था कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। जिस दरिंदगी का उसने परिचय दिया था ऐसा लगता था कि वो साइकोपाथ या साइको किलर है। और जब ये देखा गया कि पुलिस की हर गतिविधि पे ये नज़र रख रहा है और गवाहों से मिलने की कोशिश कर रहा है, इस दौरान एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट का पता लगा कि एक और महिला है जिसके वो संपर्क में है और अगर समय रहते उस चीज़ को नहीं रोका गया तो ये उसके साथ भी कोई अनहोनी कर सकता है। ये जानकारी भी विवेचना के दौरान मिली और उसके बारे में भी साक्ष्य एकत्र किया गया। जब ये चीज़ें पुख्ता हो गई फिर हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी चीज़ों की स्वीकारोक्ति कर। सर, क्या इस केस के दौरान कोई विशिष्ट पैटर्न या साइकोलॉजिस्ट प्रोफाइलिंग का उपयोग किया गया जो इसके पहले ना किया गया हो? इसमें जब आरोपी की धरपकड़ हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद उसका साइकोलॉजिस्ट किया गया है और उसका साइकोलॉजिस्ट से परीक्षण कराया गया है और उस चीज़ को बतौर साक्ष्य चालान में शामिल किया जाएगा। स्थानीय समुदाय का सर इसमें कितना सहयोग मिला इस किलर को पकड़ने में? शुरू में गांव वाले आशंकित थे क्योंकि इस मामले में पहले भी जांच हो चुकी है। हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारी चीज़ों की स्वीकारोक्ति कर। सर, क्या इस केस के दौरान कोई विशिष्ट पैटर्न या साइकोलॉजिस्ट प्रोफाइलिंग का उपयोग किया गया जो इसके पहले ना किया गया हो? इसमें जब आरोपी की धरपकड़ हो गई थी, गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद उसका साइकोलॉजिस्ट किया गया है और उसका साइकोलॉजिस्ट से परीक्षण कराया गया है और उस चीज़ को बतौर साक्ष्य चालान में शामिल किया जाएगा। स्थानीय समुदाय का सर इसमें कितना सहयोग मिला इस किलर को पकड़ने में? शुरू में गांव वाले आशंकित थे क्योंकि इस मामले में पहले भी जांच हो चुकी है और उस समय रिजल्ट नहीं आया था, परंतु गांव वालों को एक शक तो था ही और हो सकता है गांव के कुछ लोगों को पता भी हो, परंतु वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाई थी। और इस बार टीम लगातार लगी रही, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट किए और सिस्टमेटिकली काम किए। जो गवाह आवश्यक है उसी को टच किए, बाकी लोगों को नहीं छेड़ा गया। उसकी वजह से चीज़ें बहुत आसानी से हो पाई। अब भविष्य में इस तरह की अपराधों को रोकने के लिए कोई विशेष योजना? देखिए, इस तरह के अपराध जो है वो सूचना से ही रुकते हैं या ग्रामीण स्तर पे आप सूचना का तंत्र मजबूत हो तब ये चीज़ें रुकती है। और इसीलिए कोतवालों की नियमित रूप से मीटिंग अब थाना स्तर पे ली जा रही है, उनकी हाजिरी भी ली जा रही है और कोई भी ऐसी चीज़ जो गांव में असामान्य घटित होती है उसकी जानकारी कोतवालों से प्राप्त की जा रही है। इस बड़ी सफलता के बाद आपकी क्या प्राथमिकता होगी इस पुलिस बल के लिए? पुलिस बल ने जो अच्छा काम किया है उनका इनाम प्रतिवेदन आईजीपी महोदय को भेजा गया है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि थानों में जो अच्छा काम करने वाले हैं, आरक्षक जो सूचना अच्छा एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण अच्छा करते हैं और पुलिस बल के लिए जो काम करते हैं, जो अपना पूरा समय इस फोर्स के विकास और फोर्स की छवि बनाने के लिए काम करते हैं, उनको प्रमोट किया जाए और इसी दिशा में उनको आगे भी
प्रोत्साहित करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। आईजीपी महोदय से भी निवेदन किया गया है कि उनको उचित इनाम दें। चूँकि बलौदा बाजार में इस तरह के ये साइको किलर और ये गूंगा बहरा व्यक्ति के द्वारा हत्या करना, इस तरह की हत्या को रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई विशेष ट्रेनिंग या योगदान जिससे पुलिस बल इस मामले में ट्रेंड हो बलौदा बाजार में? देखिए, हर हत्या की परिस्थितियाँ अलग होती है और ये जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह से आरोपी है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है, शामिल है। और इन सब के लिए पुलिस को अपना जो कॉमन सेंस है उसको और डेवलप करना पड़ेगा। चीज़ों के प्रति जो प्रोफेशनलिज्म है उसको और बेहतर करना पड़ेगा। और इस केस में पुलिस बल ने एसडीओपी और एसएसपी के नेतृत्व में बहुत बेहतर ढंग से काम किया। सर, बलौदा बाजार जब आए थे उस समय बलौदा बाजार आग की ज्वाला में जल रहा था, ज्वालामुखी बन चुका था। बलौदा बाजार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे हल किया था? बलौदा बाजार में जो परिस्थितियाँ थी निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था और जो कानून का दायरा होता है, विभागीय दायरा होता है, उसके तहत हम लोगों ने प्रोफेशनल तरीके से काम किया। लोगों में विश्वास अर्जित करना, प्रशासन के प्रति एक पुनः विश्वास स्थापित करना एक चुनौती थी। और आम जनता के सहयोग और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से वो चीज़ों की ओर सही दिशा में हम लोग का प्रयास अभी भी जारी है। सर, आपकी पुलिसिंग की जो फिलॉसफी है या सिद्धांत अपन बोल सकते हैं वो किस तरीके की है और उसको इस बलौदा बाजार जैसे चुनौतीपूर्ण जिले में आप किस तरीके से लागू करेंगे, उसका क्या तरीका अपनाएंगे? पुलिसिंग का एक ही सिद्धांत है कि वो जनता की ओरिएंटेड हो। अगर पुलिसिंग जनता से कटके रहेगी तो वो पुलिसिंग सफल नहीं हो सकती। और मेरा हमेशा ये रहा है कि जितना जनता जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेके काम करेंगे, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे, पुलिसिंग उतनी रियलिस्टिक रहेगी और उतनी सफल रहेगी। अधिकारी को व्यक्तिगत प्रचार के बजाय सिस्टम को ऊपर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए और मेरा सदैव प्रयास यही रहा है। चूँकि बलौदा बाजार अपराध का गढ़ बन चुका था, बलौदा बाजार में अपराध को कम करने के लिए आप किस तरीके की फार्मूला और अपनाना चाहेंगे जिससे बलौदा बाजार में सुधार हो? जो अपराध प्रदेश में बाकी जगहों में अमूमन वही चीज़ें बलौदा बाजार में भी है। और ये कहना उचित नहीं है कि बलौदा बाजार अपराध का गढ़ है, परंतु जो अपराध दिख रहे या जो धरातल के नीचे हो रहे हैं उन दोनों का ही पता लगाकर उस पर प्रभावी कार्रवाई करना वो हमेशा से पुलिस की प्राथमिकता रही है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि न सिर्फ पुलिस ऑफिस बल्कि हर थाना, हर चौकी, इवन हर कांस्टेबल, थाना प्रभारी आम जनता के लिए काम करे। उनके दुख दर्द का अगर हम निवारण नहीं कर सकते हैं तो उन्हें तनख्वाह लेने कोई हक नहीं है, क्योंकि जनता को जो तनख्वाह मिलती है जनता हमें ही तनख्वाह देती है। और हमारा पहला दायित्व है उनकी तकलीफ़ों का निवारण करना। आने वाले समय में बलौदा बाजार के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है अपराधों की रोकथाम। सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु का आंकड़ा है उसको किसी भी तरह कम करना है। बहुत बड़ा आंकड़ा है यहाँ का, जिले का लगभग 280 के आसपास का आंकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि उसको 200 के अंदर करूँ। पिछले 2 महीनों में प्रयासों में हमें दिख भी रही है, परंतु ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, अपराधों के प्रति इन्वेस्टिगेशन में जो संवेदनशीलता और जो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए मैं हर विवेचक को प्रेरित कर रहा हूँ कि वो अपना काम समयबद्ध तरीके से करें, साक्ष्य संकलन में विशेष ध्यान दें। जब तक हम साक्ष्य संकलन सही नहीं करेंगे तब तक आरोपी को हम दोषी नहीं बना सकते, दोष सिद्ध नहीं करा सकते। इसलिए हमें साक्ष्य संकलन पर जोर देना चाहिए। कार्रवाई अपनी जगह है, परंतु विवेचना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विवेचना पे पुलिस को ज़्यादा जोर देना चाहिए।